अंत होना चाहिए। जी विवेक जी नमस्कार, मैं मनोज मनु बोल रहा हूं। लेकिन जी तमाम सारी तस्वीरें तो दिखाई दे रही हैं, लेकिन इन तस्वीरों के बीच आने वाले समय में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान ये विधानसभा चुनाव मौजूद हैं। और लेकिन इन चुनाव में जो सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? बीजेपी कोशिश करेगी कि इन चुनाव को राष्ट्रीय मुद्दों पर लेकर जाए, और कांग्रेस की देखिए ये कोशिश क्या होगी, जो कि कर्नाटक में हमने देखा कि वो इस चुनाव को स्थानीय मुद्दे पर खींचने में कामयाब रहा। और प्रियंका गांधी पर ने भी साफ तौर पर कहा कि हमें अर्जुन की तरह नजर को बनाए रखना है, यानी कि हमें इधर उधर ध्यान नहीं देना है, बल्कि स्थानीय मुद्दों पर ध्यान देना है। देखिए, मेरे ओपिनियन में स्टेट का इलेक्शन होना ही चाहिए। स्टेट के मुद्दों पे हम स्टेट का इलेक्शन अगर नेशनल मुद्दों पे करेंगे तो स्टेट क्या गेन करेगी उससे? कि स्टेट का क्या फायदा है? अरे हमको तो स्टेट के लीडर्स चाहिए जो स्टेट को बनाएंगे, बन पाएंगे। आप देखिए, इस 20 साल की जो बीजेपी की जो सरकार चल रही, 20 साल में जो हमने मुफ्ती शिवराज जी थे, बीच में थोड़े दिन के लिए बाबूलाल गौर साहब थे और उमा भारती जी थी। बट आप देखिए, इसमें हमको मध्य प्रदेश ने क्या पाया? मध्य प्रदेश को क्या मिला? आप तो खाली यही बताना चाहते हो कि हमने ये स्कीम में इतना पैसा बांट दिया, ये स्कीम में इतना पैसा बांट दिया। अरे भाई, ये पैसा बांटना तो ठीक है, पैसा बांटने से स्टेट डेवलप नहीं होता है। आप बताओ कि स्टेट में आपने कैसे नौकरियां दिलाई? क्या आप बताओ स्टेट को इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे किया? आप बताओ स्टेट में आपने जो एक डेवलपमेंट इंडेक्सेस हैं जी उसमें क्या क्या किया? जबलपुर से आज भी 5 से 10 हजार बच्चे पूना दूसरे शहर में जाके पढ़ते हैं। जी जी। जबलपुर से रोज प्लेन जाते हैं मरीजों को लेकर दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता अस्पतालों में। अरे आपने ना अस्पताल बनाए, ना आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए, ना आप इंडस्ट्री लाए, ना नौकरी दे पाए। आप खाली अच्छी अच्छी बातें करके आप लोगों को लुभाना चाहते हो और फिर पैसा बांट के आप सोचते हो कि आप उनका दिल जीत लोगे। अगर पैसा बांट के ही अगर सरकार चलनी है जी तो फिर सरकार की क्या जरूरत? तो वैसे बांट दो पैसा, पूरी तिजोरी आपकी जी। है, खाली कर दो। अरे समझदारी तो वही होती है कि आप डेवलपमेंट मॉडल लो। आप अपनी स्टेट को डेवलप करो, अपने अपने इंस्टीट्यूशन को डेवलप करो। आपके यहाँ के लोग नाम कमाए, देश में नाम कमाए, विदेश में नाम कमाए। जी क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में? ये सब मध्य जी। प्रदेश बहुत की बहुत जो हालत है जी। इन लोगों ने बहुत 20 साल बहुत में बहुत बहुत नहीं। शुक्रिया करेंगे विवेक जी, आपका तमाम मुद्दों पर आपने ये बताया, और ये भी बताया कि आने वाले समय में जो जो 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, वहां पर कांग्रेस की रणनीति क्या होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इन सब के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी एक बड़ा बयान दिया है। भूपेश बघेल ने कहा है कि दक्षिण बीजेपी मुक्त हो चुका है, क्योंकि कर्नाटक को ही दक्षिण का द्वार कहा जाता है। सुनिए। कुल मिलाकर के एक तरीके से तंज भी देखा जा सकता है मनोज, कि कांग्रेस मुक्त भारत जिस तरीके से 2014 से एक मिशन शुरू किया, या भारतीय जनता पार्टी हमेशा से बोलती आई है, और आज कांग्रेस की इतनी बड़ी जीत, तो भूपेश बघेल जो खुद कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, दक्षिण बीजेपी मुक्त हो गया है। बिल्कुल, और वो कह भी रहे हैं कि कांग्रेस के साथ बजरंग बली का आशीर्वाद है, क्योंकि इस चुनाव में जो सबसे बड़ी बात है कि हिजाब, टीपू सुल्तान, कम्युनल वॉयलेंस, करप्शन और बजरंग बली जैसे मुद्दे छाए रहे। भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम समय में जिस तरीके से चुनावी सभाओं में बजरंग बली का जिक्र किया, उससे लगा कि भारतीय कांग्रेस अपने आप को बचाव की मुद्रा में आ गई, और तमाम कांग्रेस के नेता अपने पीछे, अपने साथ में और तस्वीरों के साथ ये टीवी डिबेट में अपनी जेब से वो बजरंग बली की तस्वीर निकाल कर दिखाने लगे कि भैया हम बजरंग बली के पक्के भक्त हैं। आप इस तरीके से तस्वीरों को बदलने की कोशिश ना करें, आप इस तरीके से संकेत और संदेशों को बदलने की कोशिश ना करें। लेकिन अब चूंकि कर्नाटक में जो रुझान इस वक्त हमें दिखाई दे रहे हैं, और यह माना जा रहा है कि करीब करीब यही स्थिति ही रहने वाली है, कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत कर्नाटक की राजनीति में, कर्नाटक राज्य में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी 70 के आसपास मौजूद है, और जेडीएस को भारी नुकसान यहां पर हुआ है। 24 के आसपास जेडीएस बना हुआ है, और निर्दलीय करीब 7 के आसपास बने हुए। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ये मान चुकी है, इसलिए कांग्रेस पलटवार भी कर रही है। वहीं मध्य प्रदेश से खबर आ रही है कि कमलनाथ ने बोला है कि बीजेपी खरीद फरोख्त कर सकती है। यानी कि कांग्रेस शुरू में ही, हमने ये खबर आपको बताई थी कि कैसे फूंक फूंक कर कदम रख रही है, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम विधायकों को बुलाया है, विधायक दल की मीटिंग भी बुलाई गई है, और सभी विधायकों से संपर्क रखा गया है। और ऐसे में कमलनाथ ये कह रहे हैं कि खरीद फरोख्त कर सकती है बीजेपी। लेकिन ठीक है, कमलनाथ कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 120-22 के
एक बार सुन भी लेते हैं, लेकिन 120-22 के करीब अगर टैली ठहर जाती है, स्पष्ट बहुमत हो जाता है, मुझे नहीं लगता इसकी कोई बहुत ज्यादा जरूरत होगी। जी। कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रदर्शन है और ये निश्चित है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी का प्रयास रहेगा कि अन्य पार्टियों से या स्वतंत्र उम्मीदवारों से मिलकर खरीद फरोख्त करें, सौदा करें, जो उन्होंने हमेशा किया। अरुणाचल प्रदेश से शुरू किया था। ये सौदे की राजनीति की शुरुआत जो इन्होंने करी अरुणाचल प्रदेश से, ये अभी तक खत्म। आपने भूपेश बघेल को सुना, जो कि छत्तीसगढ़ में मौजूद है। उन्होंने स्पष्ट ये बताने की कोशिश की कि बजरंग बली का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ है। आपने कमलनाथ को सुना, जो कि मुरैना में मौजूद है, मध्य प्रदेश के मुरैना में। वहां पर उन्होंने एक चुनावी सभा को संबोधित किया है, एक जनसभा को संबोधित किया है। संकेतों पर साफ दिखाई दे रहा है उनके चेहरे का कॉन्फिडेंस, की उम्मीद है कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश में इसका फायदा मिलेगा। हम सीधे चलेंगे कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी के पास, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रमोद जी, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। क्या कहें, ना हिजाब चला, ना टीपू सुल्तान चला, ना कम्युनल वायलेंस चला और ना बजरंग बली चला। देखिए, मैं बहुत साफ कर दूं, ये चुनाव कई मामलों में दिशा देगा आने वाले भारतवर्ष की राजनीति को। मैं बहुत विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री जी को और भाजपा दोनों से कहना चाहता कि हार तो आप उस दिन गए थे नैतिक रूप से, जिस दिन भारत का प्रधानमंत्री, निर्वाचित प्रधानमंत्री, पूर्ण बहुमत का प्रधानमंत्री, वो इस स्तर पर चुनाव में उतर आया था कि बजरंग दल को बजरंगी यानी भगवान से जोड़ दिया था। उस दिन हार गए थे नैतिक रूप से, जब आदरणीय सोनिया गांधी ने जिस शब्द का प्रयोग नहीं किया सॉवरेनिटी का, उसको जोड़कर देश की एकता और अखंडता पे सवालिया निशान भारत का प्रधानमंत्री लगा रहा। तो मेरे जैसे आदमी के लिए तो मैं कहूंगा सबसे शर्मनाक दिन था वो भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का, क्योंकि निर्वाचित रूप से वो सर्वोच्च पद पर है। वहां एक प्रदेश के चुनाव को जीतने के लिए देश की एकता, अखंडता को दांव पे आप लगा देते हैं जी। आप बजरंग दल को हम प्रतिबंधित करने का एक सिर्फ संकल्प लेते हैं और आप उनको भगवान बजरंगबली से जोड़ देते हो। और उस दिन लोकतंत्र पर सबसे गहरी चोट लगी थी जिस दिन आपने कहा था जब बटन दबाना तो बोलना बजरंगबली की जय। क्या हो रहा है इस देश में? ये भारत देश जो पूरी तरह पंथ निरपेक्ष देश इलेक्शन कमीशन से होता रहा। हाँ, आज के जो चुनाव परिणाम है, जो दिशा है, कुछ मैं लगातार संपर्क में हूँ कर्नाटक में विभिन्न जिलों में, वहाँ से जो तस्वीर आ रही है, मुझे लगता है कि ये गाड़ी 125 के आसपास जाकर रुकेगी, 122 127 के बीच में। और निर्णायक प्रश्न सीधे तौर पर रूप ये से उठता है कि आखिरकार कौन सा ऐसा मुद्दा रहा जिसके बलबूते आप शुरुआती रुझान में जो बहुमत का आंकड़ा है उसको आप पार करते हुए दिख रहे हैं? कौन सा ऐसा मुद्दा? देखिए, जब सरकारें चुनी जाती हैं तो कुछ आशा और उम्मीद से। ये चुनी हुई सरकार नहीं थी, चुराई हुई सरकार थी। बहुमत को खरीद के, बहुमत को डरा के, ईडी सीबीआई के इस्तेमाल करके बनी थी। और जिस तरह 40%, फिर से दोहरा दूं, 40% कमीशन ये कांग्रेस नहीं कह रही थी, ये वहां का आम आदमी कह रहा था। तो वहां के आम आदमी के जहन में बैठ गया था कि ये एक भ्रष्ट सरकार है जिसमें ऊपर से नीचे तक सब शामिल हैं। तो एक तो भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा, दूसरा कोई भविष्य के जो सपने दिखाए थे बेरोजगारी का, वो भी नहीं चला। वो पूरी तरह 4 साल 3 साल जो भी चलाया इन्होंने, वो बढ़ता ही गई खाई। और फिर उसके बाद एक चीज जो देखने को मिली वहां पे कि इन्होंने खाई और बढ़ाई, जाति सब वहां पे कास्ट है, इन सब को मिला के। तो जरा कर्नाटक की जनता उसे ये स्वीकार्य नहीं हुआ
और उसने मन बना लिया था, और जो मन पहले बनाया था, इन सारे मुद्दों से 5-10 सीटें इधर से उधर हुई हो, अदरवाइज तो ये मान के आप चलिए कि ये मन 3 महीने 4 महीने पहले जब भारत जोड़ो यात्रा में मैं गया था वहाँ राहुल जी के साथ, तो मैंने लोगों के जहन में ये देखा था, एक मन में देखा था। वो कहते थे आनंद जी ये देख लीजिएगा परिणाम, और वही परिणाम आया। प्रमोद जी तो मैं राकेश जी एक प्रमोद जी ऐसा एक समझता हूँ। जी 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 बोलिए प्रमोद जी। नहीं आप बताएं। प्रमोद जी, प्रमोद जी एक मसला आपने जो कि जिक्र किया, महत्वपूर्ण मुद्दा राकेश जी, एक सवाल मैं पूछना चाह रहा था। प्रमोद जी ने जिक्र किया भारत जोड़ो यात्रा का। प्रमोद जी, क्योंकि आप बहुत प्रोमिनेंटली भारत जोड़ो यात्रा में उस वक्त नजर आ रहे थे, सबसे ज्यादा वक्त राहुल गांधी ने कर्नाटक में बिताया, हालांकि उस वक्त चुनाव बहुत दूर थे, चुनावों का कोई ऐसा जिक्र नहीं था। लेकिन आज जब आप देखते हैं पूर्ण बहुमत, तो जीत का सेहरा फिर आप किसके सिर बांधते हैं? डी के शिव कुमार जो कि लगातार लीड कर रहे थे और पूरे कांग्रेस को कर्नाटक में एकजुट रखा, सिद्धरमैया का एक्सपीरियंस, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष, और ऐसे में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जाते हैं और वहां पर युवाओं के बीच बैठना और तमाम लोगों को इकट्ठा करना। जीत का सेहरा क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के सर? देखिए, मेहनत तो कांग्रेस कार्यकर्ता की, तो मैं तो कांग्रेस कार्यकर्ता को इसका सेहरा देता हूं, बांधता हूं उनके सिर पर। नेतृत्व ने भी कमाल किया। सोनिया जी तमाम अटकलें लोग लगा रहे थे, पर उसके बाद भी गई चुनाव प्रचार में, कैसे हम भूल सकते हैं। राहुल जी ने एक सधा हुआ प्रचार किया। प्रियंका जी ने जाके जो कम्युनिकेट किया, मैं कहूँ उनके भाषण में कम्युनिकेशन ज्यादा था जी। मल्लिकार्जुन खड़गे डिसाइडिंग फैक्टर बने, उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना, कांग्रेस का कर्नाटक को जो महत्व दिया वो भी एक था। और निसंदेह, इसमें कोई दो राय नहीं, ये जो स्थानीय नेता थे, इनका बहुत बहुत योगदान रहा हर तरह से। हम अपोजिशन स्टेट थे, हमारे पास संसाधन नहीं थे, लोगों ने संसाधन दिया, समय दिया, पर कुल मिलाकर धन्यवाद दूंगा भाजपा को, जिसने 40% का भ्रष्टाचार करके दक्षिण में सुपड़ा साफ कर दिया भाजपा का। अब कोई नहीं बची स्टेट। बिल्कुल प्रमोद जी, इस तरह के संकेत भी दिखाई दे रहे थे और ये लग भी रहा था कि ऐसा हो सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए। कुल मिलाकर एक बार फिर से रुझान आपको बता दें कि रुझान क्या कहते हैं। कांग्रेस लगातार बढ़त बना रही है, 124 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, 124 सीटों पर पूर्ण बहुमत से काफी आगे। और भारतीय जनता पार्टी की जो टैली है वो धीरे धीरे नीचे आती जा रही है, अब वो 70 पर पहुंच गई है। ये आंकड़ा और भी घट सकता है, यानी कि तमाम राजनीतिक पंडित, सचिन, हम लोग जिस तरीके से लगातार 24 घंटे से बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उसमें यह माना जा रहा है कि कर्नाटक के चुनाव में पूरी जो रणनीति है वो केंद्रीय नेतृत्व ने बनाई थी। ये चुनाव की पूरी कमान केंद्रीय नेतृत्व ने तैयार की थी। स्थानीय नेताओं को पूरी तरह से दरकिनार किया गया था, जो जनाधार वाले नेता हैं उन्हें दरकिनार किया गया था। पीढ़ी परिवर्तन का प्रयास किया गया था, पीढ़ी परिवर्तन का प्रयास किया गया था। लेकिन ये जो तरीका था भारतीय जनता पार्टी का, या ये जो प्रयास था, ये रणनीति थी, वो पूरी तरह से गलत साबित हुई है। 70 सीटों पर, इससे भी नीचे, आप तस्वीरों में देखिए, डी के शिव कुमार हाथ जोड़कर खड़े हुए जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन अभिवादन करने के बाद वो अंदर जाते हुए, लेकिन क्या ये राज्य का चेहरा होंगे मुख्यमंत्री पद पर? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और इन सब के बीच एक और चेहरा, सिद्धरमैया अपनी विधानसभा में पहुंच चुके हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठे हुए हैं और इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि दिल्ली की रणनीति क्या होती है। आप तस्वीरें देखिए, बहुत कम देखने को मिलती हैं, लेकिन ऐसी तस्वीरें अब देखने को मिलने लगी हैं। हिमाचल में भी देखा था हमने, और अब ये देखिए कांग्रेस के जश्न की तस्वीरें, अबीर गुलाल उड़ाते हुए, ढोल बजाते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता। कांग्रेस में जाहिर सी बात है बहुत जश्न की लहर है, एक नई जान फूकी है। इस तरीके से दक्षिण से ये बहुत बड़ी। मनोज यादव है हमारे साथ, बीजेपी से मौजूद हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। मनोज जी, प्रधानमंत्री का इतना प्रचार, सचिन जी, प्रधानमंत्री के इतने रोड शोज, जाहिर सी बात है उसके बावजूद अब 70-71 तक पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री ने इतनी मेहनत की, अगर प्रधानमंत्री ने जोर नहीं लगाया होता, इसका मतलब तो ये टैली और भी बहुत नीचे जाती है। कैसे इसको रिट्रोस्पेक्ट करें?
देखिए, निश्चित रूप से सचिन जी, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता है और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने रोड शो किए, रैली की और उनकी लोकप्रियता है वो दिखती है पूरे देश भर में नहीं, अभी तो पूरे विश्व के एक लोकप्रिय चेहरा है। लेकिन सचिन जी, 2-3 बातें मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर हमें विपक्ष में बैठने का मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से एक सकारात्मक विपक्ष की हम भूमिका निभाएंगे। हम लोग वो लोग हैं क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नक्शे कदम पर चलने वाले लोग। मनोज जी, सचिन थोड़ा जी, जोश सचिन लाइए। जी, देखिए, हार लेकिन जीत चलती प्रमोद रहती तिवारी है, जी से थोड़ा जोश होना चाहिए। और आपको याद होगा आपके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था अब की बार 200 पार। जोश में हूँ। Political party and as a national political party, will not only analyze and we will see that what are the gaps and what are the deficiencies were there at different levels. We will look into that and improve upon it, and we will take this result in our stride, and we will go ahead and reorganize the party and come back during Lok Sabha election. कमबैक इन लोकसभा इलेक्शंस। हम लोकसभा इलेक्शंस में हैं, देखिए किस तरीके से कमबैक करेंगे। लेकिन एक फैक्टर यह भी रहा, येदियुरप्पा की इलेक्शन पारी को पूर्णता विराम दे करके बसरा बोम्मई को जो लेकर के आना जो है, शायद जनता को यह भी नहीं भाया, ये चेहरा नहीं भाया। और वो 40 कट जो कमीशन वाला जो करप्शन चार्ज चल रहा था, वो भी जनता ने कहीं ना कहीं वो कांग्रेस का जो चार्ज था उस पर भी वोट किया। जी मनोज जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। और सचिन जी, आपने प्रमोद तिवारी जी से ये पूछा क्यों नहीं? वो बोल रहे थे तो राहुल गांधी की जीत है, मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत है। उनसे पूछा क्यों नहीं कि ये तो वहां तो ट्रैक रिकॉर्ड है, इसको कहते हैं बिल्ली के भाग से छींका टूटा। 38 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, 5 साल में वो सरकार आती है, 5 साल में वो सरकार आती है। और उनसे पूछा क्यों नहीं आपने कि क्या ईवीएम की जीत हुई है? क्या ये जो बार बार जहां भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो बोलते हैं ईवीएम की जीत हो गई है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में। ये सवाल आपको पूछने चाहिए कांग्रेस के नेताओं से। बिल्कुल पूछेंगे मनोज जी, बिल्कुल पूछेंगे, बिल्कुल हम उनसे पूछेंगे ये क्यों कहा। लेकिन जब हम उनसे ये पूछेंगे तो वो जानते क्या कहेंगे? वो ये कहेंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जश्न होगा? क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और अमित शाह जी को इसका श्रेय दिया जाएगा? वो ये कहेंगे। देखिए, ऐसा है कि इनसे पूछना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करती है, चाहे ईवीएम का बात हो, चाहे निर्वाचन आयोग की बात हो, चाहे देश के लोकतंत्र की बात हो, कभी अपमानित करने का काम नहीं करते हैं। विपक्ष में अगर हमें जिम्मेदारी दी जाएगी विपक्ष की, अगर जनता ने जनादेश हमें नहीं दिया, विपक्ष में बैठने का मौका देंगे तो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। लेकिन मेरा ये भी एक सवाल है, मनोज जी, अरविंद मोहन जी जो है कुछ कहना चाह रहे हैं। कसम खाई थी, ऋण माफी सुबह से हमारे साथ विश्लेषण कर रहे हैं। 2500 रुपए जो बेरोजगारी भत्ता देने की बात करते थे, वो सुनिए मनोज जी, इनका ये हासिल हो गया कि एक डिप्टी सीएम सड़क पर है, हो गया, खत्म हो गया चुनाव। जनता का मुकदमा लगाया जाता है। जिस दिन वोटिंग हुई थी उस दिन भी शाम को हम मिले थे, तभी मैंने आपको कहा था कि हो गया चुनाव, अब हो गए मुद्दे, जनता ने कर दी वोटिंग। आज तो जनता ने रिजल्ट दे दिया, तो आज तो कम से कम राहुल गांधी को, आज तो कम से कम कांग्रेस को मुबारकबाद उठाए जाएंगे, मुद्दे उठाए जाएंगे, मुबारकबाद दे उठाए जाएंगे। हम लोग जिस ठीक है, एक सेकंड सुन लेते हैं। अरविंद जी कुछ पूछ रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे। जी है कि अभी रिजल्ट आया नहीं, तब तक आपका प्लान बी अनाउंस होने लगा। जी, ये मैंडेट का आदर करना है या अपमान करना है? कोई प्लान बी नहीं हुआ है। ये मैंडेट का अपमान आप लोग करते हैं। शिवसेना की गोदी में जाकर के कौन बैठा था? आप बैठे थे कि हम बैठे थे? बताइए। जो शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ में प्री पोल अलायंस करके बड़े बड़े बैनर लगा करके एक बड़ी पार्टी बनी थी, उसके साथ में उसकी गोदी में कौन जाके बैठा था? जरा बताइए मुझे। और सरकारों को गिराना, और सरकारों को 100 से ज्यादा सरकारों को गिराने का इतिहास तो आपका रहा है। भारतीय जनता पार्टी पे दोषारोपण क्या करते हैं? मनोज जी, बिल्कुल ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। लेकिन अरविंद मोहन जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के वो नेता, बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता, देखिए बॉम्बे जो स्वीकार कर लिया उन्होंने हार। तो देखिए, तभी मैंने कहा ना कि मनोज जी आज थोड़ा सा विनम्रता दिखानी चाहिए। ठीक है, जनता ही जनार्दन है, जनता ही बनाती है, जनता ही गिराती है। तो हार हुई है तो हार को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री ने हार स्वीकार की है। कर्नाटक ने फिलहाल जो है मैंडेट कांग्रेस को दिया है। कांग्रेस का हाथ अब कर्नाटक के साथ 124 पर फिलहाल टैली नजर आ रही है। बसरा बोम्मई कह रहे हैं कि हाँ, ये हमारी हार हम स्वीकार करते हैं। और जब कल जिस तरीके से सर्वे निकल कर आ रहे थे, उन सर्वे के बाद जब उनसे पूछा गया
तो खुद जो राज्य के मुख्यमंत्री बम्बई हैं, उन्होंने कहा था सर्वे पर आप ध्यान मत दीजिए, हम सरकार बनाने जा रहे हैं और अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। अरविंद जी, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि प्लान बी हमारा तैयार है, वो नेता आर अशोक बीजेपी के, वो लगता है कि अपनी जमीन नहीं देख रहे थे, क्योंकि खुद वो चुनाव हार रहे हैं और चुनाव जो नेता हार रहे हैं, जो पीछे चल रहे हैं, वो प्लान बी की बात कर रहे हैं। बताइए आप। नहीं, यही असल में चीज़ें हैं जो चुनाव में गौर करने वाली थी। ये ज़्यादा भरोसा हो गया बीजेपी को अपने रिसोर्सेज से और अपनी ताकत से चीज़ों को मैनेज करने का, तो इसलिए मैंडेट खिलाफ गया है। और ये चुनाव काफ़ी, और इसमें सबसे बड़ा उनको ताकत नरेंद्र मोदी के पर्सनालिटी का लग रहा था कि मोदी जी आ जाएंगे तो सब चीज़ें बदल जाएंगी। मोदी जी ने जोर लगाया भी, और मोदी जी को भी ये सिग्नल गया होगा, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं गया था। इतना जोर वो सामान्य तौर पे लगाते नहीं है, 26 किलोमीटर का रोड शो करना, तो ये सब उन्होंने किया। लेकिन एक आदमी के भरोसे डेमोक्रेसी नहीं चलती है, पार्टी नहीं चलती है, और मैंडेट सिर्फ उन्हीं के नाम से मिलता रहेगा और आप सिर्फ मौज करते रहेंगे, ये सीन भी होता नहीं है। सबकी जिम्मेवारी डेमोक्रेसी तय करती है, और पार्टियां बड़ी इसलिए चलेंगी कि उसमें काफी सारे लोग काम करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल अरविंद जी, आपने ठीक कहा। और मुझे याद है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि नरेंद्र मोदी जाएंगे तो आपको जिता कर लाएंगे, आपको अपनी जमीन देखनी होगी, अपनी जमीन तैयार करनी होगी। और अपने संबोधन में वो लगातार इस चीज का जिक्र करते हैं, अपने सांसदों को, अपने विधायकों को वो कहते हैं, हमने बार बार सुना है कि आप जाइए ग्राउंड पर जाइए, जनता के बीच बैठिए, तब आपको नब्ज पता लगेगी। पंकज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस के प्रवक्ता पंकज जी, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जो पूरा चुनाव का नतीजा आया है, ये नतीजा दरअसल दो विचारधाराओं की लड़ाई का नतीजा है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विभाजनकारी राजनीति, यानी एक तरफ देश में मणिपुर जल रहा था और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री को इतना वक्त था कि वो 40 और उससे भी ज्यादा रैलियां कर्नाटक में कर रहे थे, और कह क्या रहे थे कि जब वोट डालिए तो बजरंग बली का नाम वोट देके डालिए। इस देश का संविधान ये कहता है कि ऐसे व्यक्ति की वोटिंग राइट छीन लेनी चाहिए, जैसा कि कभी बाला साहब ठाकरे का छीना गया था, लेकिन प्रधानमंत्री तक ये भाषा बोल रहे थे। और उधर राहुल गांधी की जो यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, उसने एक जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की जो बात कही थी, उसको कर्नाटक के लोगों ने पसंद किया और ये माना कि अगर इस देश को आगे बढ़ाना है तो आपको हिंदुत्व की जो जहरीली राजनीति है उसकी जगह बंधुत्व की राजनीति की ओर जाना पड़ेगा, और साथ में सामाजिक न्याय का एक बड़ा मुद्दा। आप याद रखिए कि कर्नाटक के चुनाव में राहुल गांधी ने जितनी आबादी उतना हक का नारा दिया है, जो आने वाले समय में भारत की राजनीति का केंद्रीय बिंदु बनने जा रहा है। ये मैं बहुत स्पष्ट। देखिए पंकज जी, बहुत सारी ऐसी बातें चुनावी समर में की जाती हैं जो बाद में मुसीबत बन जाती हैं, आपको भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आरक्षण की क्या है, और अगर जितनी आबादी उतना आरक्षण का अगर जिक्र करेंगे तो यह कभी नहीं हो सकता, यह संविधान के मुताबिक कभी नहीं हो सकता। लेकिन बावजूद ऐसे किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में आपने करने की कोशिश की, 76% आरक्षण पहुंचा दिया, कोर्ट उसे नहीं मान रही है, कोर्ट उसे नहीं स्वीकार कर रहा है। पूरी बात सुनेंगे जी, पूरी बात सुनेंगे। अरे तमिलनाडु में कितने परसेंट आरक्षण है, और 10% जो ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया, उसके पहले 50% की तो खुद ही सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ दी है। क्या बात कर रहे हैं आप? ये बहुत पुरानी बात है। नहीं, लेकिन आप जिसका जिक्र कर रहे हैं वो आरक्षण 76 और 80% पहुंच जाएगा। संभव है, आप क्या फर्क पड़ता है? इस देश के लोगों को ही मिलेगा ना, कोई बाहर से थोड़ी आएगा। जी मैं ही बता रहा हूं, बाहर से नहीं लोग आएंगे ना, इस देश के लोगों को ही फायदा मिलेगा ना, उनको ही प्रतिनिधित्व मिलेगा। और आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, ये शासन प्रशासन में भागीदारी का मुद्दा है। और अगर समाज के सभी वर्गों को भागीदारी मिलती है तो इसमें क्या गलत है? इसमें कोई गलत नहीं है। जाति जनगणना का प्रश्न उठाया राहुल गांधी ने और कहा कि जो सर्वे है 2011 के, उसके नतीजे आप दीजिए। 2018 में बतौर गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने यह बात कही थी खुद जी, संसद में खड़े होकर कि हम ठीक है मनोज जी, इस पर आप रिएक्ट करना चाहते हैं। मेरे को एक बहुत छोटा सा विराम लेना है, छोटा सा एक ब्रेक लेना है। इस टैली के साथ कि 124 इस वक्त कांग्रेस लीड कर रही है पूर्ण बहुमत के साथ, और 70 पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त नजर आ रही है। एक छोटा सा ब्रेक, वापस आ रहे हैं।